अब हम चलते हैं मिजोरम की ओर। प्रोफेसर सुशील कुमार शर्मा जी के वक्तव्य को सुनने के लिए। आप वरिष्ठ आचार्य हैं। हिंदी साहित्य मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी काव्य में आपकी विषय विशेषज्ञता है। शिक्षण अनुभव 32 वर्ष का है। आपकी अनेक प्रकाशित पुस्तकें हैं, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण रामचरितमानस में नारी, मधुमालती में प्रेम व्यंजना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पर आपकी बिल्कुल नवीन दृष्टि की समीक्षा है। एक समय था सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जन चेतना, समकालीन चिंतन पर बहुत काम हुए। अकादमिक दृष्टि से आपकी अन्य संपादित कई पुस्तकें हैं, शोध पत्र प्रकाशित हैं। आपकी समीक्षा दृष्टि में निश्चित रूप से आधुनिक युग और जीवन का एक नया रूप मुझको दिखाई देता है। मैं आपको बहुत गर्व और सम्मान के साथ आहूत करता हूं, प्रोफेसर शर्मा। धन्यवाद सर। आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही यार, जी। बोलिए। विश्व हिंदी अधिष्ठान रायगढ़ तथा देवम फाउंडेशन कला एवं संस्कृति संस्थान बुल्गारिया की संयुक्त तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के अंतर्गत भारतीय ज्ञान परंपरा, काव्य पाठ और समीक्षाएं जो की जा रही हैं, तो इस आभासी पटल पर जुड़े सभी सम्मानित वक्तावृंद, शोधार्थी, कविगण एवं साहित्य प्रेमियों, सर्वप्रथम मैं आयोजक मंडल विश्व हिंदी अधिष्ठान के संस्थापक डॉक्टर मीन केतन प्रधान जी तथा देवम फाउंडेशन कला एवं संस्कृति संस्थान की संस्थापिका डॉक्टर मोना कौशिक के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे पूर्वोत्तर भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में, मैं अपनी बात भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तर के विभिन्न संदर्भों पर अपने विचार रखूंगा। मित्रों, यह विश्व हिंदी अधिष्ठान का जो ध्येय वाक्य है, एको हम बहुश्याम, बहुत ही प्रासंगिक और भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध संदर्भों को व्याख्यायित करता है। इस संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर विनय कुमार पाठक, मुख्य वक्ता प्रोफेसर विनय चौहान और मुख्य वक्ता डॉक्टर श्री राम परिहार जी, मित्र श्री सुरेश चंद्र शुक्ल जी, डॉक्टर मोना कौशिक जी, प्रोफेसर जय कौशल जी और इस आभासी पटल पर जुड़े सभी विद्वान, मैं आप सभी के प्रति ससम्मान नमस्कार करता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि विश्व हिंदी अधिष्ठान के संस्थापक डॉक्टर मीन केतन प्रधान जी से लगभग 7-8 महीने पहले ही मैं जुड़ा हूं इस संस्थान से। और मेरी जो प्रथम कर्मस्थली है वो छत्तीसगढ़ रहा। तो जब प्रधान जी का फोन आया कि आपका मुझे कहीं से फोन मिला है और आप हमारी संस्था से जुड़िए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा कि मेरी तो प्रथम कर्मस्थली ही छत्तीसगढ़ रही है, तो मेरी जो प्रथम पोस्टिंग थी 1994 में, 25 जुलाई 1994 को मैंने छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम, धान का कटोरा छत्तीसगढ़,
तो छत्तीसगढ़ का जो प्रयाग है वहां शासकीय राजीव लोचन महाविद्यालय, क्योंकि वहां राजीव लोचन जी का मंदिर है, कुलेश्वर भगवान का मंदिर है और तीनों नदियों का संगम है। तो मैंने कहा मैं तो सर छत्तीसगढ़ में रहा और कुछ शब्द अब मुझे याद हैं छत्तीसगढ़ के, टूरा, टूरी, डोगरा, डोगरी, जोहार। तो ये जो आत्मा अपनी जो भाषा है उसमें एकदम आत्मीयता आ गई। तो इस तरह से मैं 25 जुलाई 1994 से 31 जनवरी 1998 तक छत्तीसगढ़ में रहा। उस समय तो मध्य प्रदेश ही था और मुझे वहां जो लोग हैं बहुत अच्छे मिले और वहां के जो संस्कार हैं वो बहुत अच्छे रहे। उसके बाद मैं अपना ट्रांसफर करा के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय शिवपुरी में आ गया और 4 साल वहां रहा। फिर उसके बाद 2002 में 6 मई 2002 को मैं पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय मेघालय शिलोंग आया और 2010 में मैं मिजोरम विश्वविद्यालय मिजोरम में आया। तो इस तरह से ये मेरी एक शैक्षिक और मेरी जो शिक्षण यात्रा रही। कर्मस्थली अभी मेरी ये तीसरी कर्मस्थली है। यहाँ पर भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में, और आप जानते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का जो फलक है वो बहुत व्यापक है। तो इस तरह से मैं भारतीय ज्ञान परंपरा का जो पूर्वोत्तर में महत्व है, पूर्वोत्तर में जो परिलक्षित होता है, उसके संदर्भ में बात करूंगा। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता विश्व में सर्वोपरि है। आप सब जानते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है और सभ्यता है वो विश्व में सर्वोपरि है, क्योंकि हमारी ऋषि मुनियों द्वारा वर्षों की तपस्या, चिंतन एवं ज्ञान से जो ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृतियां, गीता, रामायण, महाभारत आदि हमें दिए हैं, वह हमें सबसे श्रेष्ठ बनाते। हमारी संस्कृति और सभ्यता सर्वोच्च है, क्योंकि उसमें ज्ञान है, धर्म है, दर्शन है, संस्कार है, मानवता है और विश्व बंधुत्व है। भारत की ज्ञान रूपी परंपरा को आज विश्व भी अपना रहा है। ज्ञान हमें और हमारी भावी पीढ़ी को भारत की प्राचीन परंपरा को यथोचित महत्व देना होगा। विश्व धरोहर के इस समृद्ध ज्ञान को न केवल भावी पीढ़ी के लिए पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए, बल्कि हमारी शिक्षा प्रणाली के माध्यम से इसे बढ़ाया जाना चाहिए और इस ज्ञान को अपने जीवन में भी चरितार्थ करना चाहिए। हमारा भारतीय ज्ञान अद्भुत है। मैं अभी सुन रहा था तो मुझे अपने गांव का, मैं भी ग्रेटर नोएडा का रहने वाला हूं, मेरा भी एक गांव है और मुझे ध्यान आया कि मेरे बाबा जी ने, ये तो नहीं, मैंने अभी सोचा कि अब मैं पूछूंगा, एक बैठक बनाई और उस समय वो सीमेंटेड बैठक थी। उस पे चारों तरफ श्लोक लिखे हुए थे। मेरा ध्यान जाता है तो एक तरफ लिखा था सत्यमेव जयते नान्यथा, दूसरी साइड में लिखा हुआ था यतो धर्मे स्ततो जय।
अंदर एक साइड में लिखा था, सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहमत त्वाम सर्व पापम मयो मोक्ष्यामि। बाहर लिखा हुआ था गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। नीचे लिखा हुआ था ओम पूर्णना पूर्णमदे जो ईशो वासनद्य। तो मुझे ध्यान आया, और हमारे जो बैठक थी उसके चारों तरफ, क्योंकि मेरे मामा बाबा जी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे, नाम था इलाके में, आज भी नाम है ईमानदारी, और हम लोगों का वही पुण्य है जो हमें मिल रहा है। तो हमारी बैठक पर एक तरफ कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए, एक तरफ मयूर, एक तरफ घड़ी, और एक तरफ गाय और बछड़ा बना। और मेरे बाबा जी का नाम भी वंशीधर था, कृष्ण जी के नाम पर ही। तो मुझे लगा कि ये ज्ञान, और उस समय जो हमारे ताऊ जी और पिताजी थे, मैंने तो अपने बाबा जी को नहीं देखा, लेकिन आज मैं नतमस्तक हूं। उनकी जो ग्रंथ है वो मैंने रखे हुए हैं, और अपनी बैठक को हमने एज इट इज रखा है। उसको वो नीची हो गई, फिर भी हमने उसको उठवाया और उठा के ऐसे ही उसमें सब कुछ लिखवा दिया। तो ये जो ज्ञान परंपरा है, ये लगता है कि वास्तव में हमारे जीवन का आधार, जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, जीवन मूल्य हैं, वो शाश्वत हैं। और उन मूल्यों को हमें सिर्फ अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में, अपनी कार्य संस्कृति में अनुपालन करना है, उपदेश नहीं देने, पर उपदेश कुशल भक्ति। तो जो हमारे जीवन मूल्य हैं, वही हमारी परंपरा है, वही हमारा ज्ञान है। अगर हम उन मूल्यों को अपने व्यवहार में, अपने चरित्र में, अपनी कार्य संस्कृति में अपना लें, तो जीवन सार्थक हो जाए। हम सुधरे, अगर हम सुधर गए तो जग अपने आप सुधर जाएगा। लेकिन हम दूसरे को सुधारना चाहते, दूसरे को ज्ञान देना चाहते, खुद ज्ञान सीखना नहीं चाहते। तो इस प्रकार से जो भारतीय ज्ञान है वह बहुत ही व्यवहारिक, वैज्ञानिक और सूक्ष्म है। मित्रों, मैं पूर्वोत्तर भारत की अंतर्गत आता हूं। पूर्वोत्तर में एक, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं नमस्ते, अगर इस नमस्ते को हम रोमन में लिखें तो इसमें पूरा पूर्वोत्तर समाहित हो जाता है। एन से नॉर्थ और लास्ट में ई से ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट अर्थात पूर्वोत्तर। और उस पूर्वोत्तर के अंतर्गत 8 राज्य आते हैं, और उसमें ये जो 8 राज्य हैं, जिसमें अरुणाचल प्रदेश जो उगते हुए सूर्य की भूमि है, सर्वप्रथम सूर्य अरुणाचल से निकलता है। एम से मिजोरम, मिजोरम प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य अगर देखना है प्रकृति का, तो मिजोरम में। मणिपुर जो देवताओं की रंगशाला है। मेघालय जो मातृ शक्ति का राज्य है। असम शंकरदेव की पुण्य भूमि है। नागालैंड हिडंबा की जन्मस्थली है। त्रिपुरा त्रिपुर सुंदरी की पावन धरा है। इस प्रकार नमस्ते शब्द में ही पूरा पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर के 8 राज्य समाहित है। और इन राज्यों को अष्टलक्ष्मी की संज्ञा दी, और लक्ष्मी वैभव का प्रतीक है। पूर्वोत्तर भारत वैभव का पर्याय है। कि पूर्वोत्तर भारत 5 अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर अवस्थित है। चीन, बांग्लादेश, म्यांमार,
भूटान और तिब्बत। इस प्रकार पूर्वोत्तर पौराणिक, ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्व। पूर्वोत्तर भारत में लगभग 400 समुदाय के लोग निवास करते हैं। इसे मानव वर्गों का मधु छत्र कहा गया है। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उस प्रकार से ये प्रत्येक समुदाय की अपनी अस्मिता है, अपनी आइडेंटिटी है। अगर हम जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता की दृष्टि से पूर्वोत्तर अद्भुत क्षेत्र है। यहां विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, जीव जंतु, पुष्प, ये यहां का स्वर्ग कहलाता है। अगर भाषा वैविध्य की दृष्टि से बात करें तो पूर्वोत्तर में लगभग 220 भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। इसीलिए विद्वानों ने इसे भाषाओं की प्रयोगशाला कहा है। विश्व में इतनी भाषाएं कहीं नहीं बोली जाती जितनी भाषाएं अकेले पूर्वोत्तर में बोली जाती हैं। इसीलिए इसे पूर्वोत्तर में भाषाओं की संगम स्थली कहा गया है। यहां अगर हम संविधान की 8वीं अनुसूची की दृष्टि से देखें तो 3 भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में है, असमिया, मणिपुरी, बोडो और नेपाली। 4 भाषाएं हैं। इन भाषाओं में जो साहित्य है वह अत्यंत समृद्ध है। यहां पर अगर हम शास्त्रीय भाषाओं की बात करें, आज 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। पूर्वोत्तर की जो असमिया है वह एकमात्र शास्त्रीय भाषा सम्मिलित की गई है। पूर्वोत्तर में राम राज्य है। यहां कोई जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच नहीं है। यहां गांधीवाद है। सत्य, त्याग, दया, परोपकार, करुणा यहां के लोगों में बसा हुआ है। सामूहिक, ये जो पूर्वोत्तर के लोग हैं वो सामूहिक दृष्टि से कार्य करते हैं, व्यक्तिगत दृष्टि से नहीं करते। अपने हित के लिए नहीं करते हैं, समाज के हित के लिए काम करते हैं। ये लोग प्रकृति प्रेमी हैं, प्रकृति के साथ जीते हैं और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा के लिए कटिबद्ध है। ये इस तरह से पूर्वोत्तर का वैशिष्ट्य है। क्योंकि समय का अभाव है इसलिए एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। जो हमारा पूर्वोत्तर भारतीय ज्ञान परंपरा के परिप्रेक्ष्य में पूर्वोत्तर भारत के विविध संदर्भ, यहां पर भारतीय ज्ञान परंपरा का दायरा शास्त्रीय परंपराओं से आगे बढ़कर जीवित लोक ज्ञान तक विस्तृत है, जहां समुदाय, शोध और परंपरा विधि शास्त्र बन जाती है। भारतीय ज्ञान परंपरा डिवीजन स्पष्ट करता है, बल्कि अभिलेख नहीं, समस्याओं के समकालीन समाधानों के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा की उपयोगिताओं पर बल देना है। पूर्वोत्तर भारत की परंपराएं मेघालय की खासी जैंतिया के पवित्र वन, अरुणाचल के आपातानी का धान मछली एकीकृत कृषि तंत्र, नागालैंड के सामूहिक संरक्षित क्षेत्र, असम की सत्र परंपरा और वज्रयान मठ ज्ञान प्रणाली के रूप में पढ़ाई जानी चाहिए, जो पारिस्थितिक आस्था,
कल्याण और शासन प्रथाओं को एक सूत्र करती है। पर्वत वन, पवित्र वन, आस्था आधारित पारिस्थितिक संरक्षण। मेघालय, आप लोग जानते ही हैं, मैंने बताया ही है, मेघालय में खासी, जैंतिया और गारो समुदाय के पवित्र वन भारतीय ज्ञान परंपरा की प्रत्यक्ष संस्थाएं हैं। शताब्दियों से विकसित ये देववृक्ष क्षेत्र सामुदायिक नियमों और धार्मिक नैतिक उक्तियों से संरक्षित है। ऐसे वनों में जीव, बीज प्रसारक, औषधीय वनस्पतियां और दुर्लभ प्रजातियां सुरक्षित रहती हैं। पवित्र वन पारिस्थितिक स्वास्थ्य, जल स्रोत संरक्षण और परिदृश्य समग्रता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीवित अधोसंरचना। मेघालय की जीवित जड़ सेतु, लिविंग रूट ब्रिज, मेघालय के जीवित जड़ स्रोत खासी, जैंतिया, गारो समुदायों द्वारा फिक्स इलास्टिक की जीवित जड़ों को दशकों तक प्रशिक्षित कर बनाए गए प्राकृतिक आधारित समाधान का अद्वितीय उदाहरण हो सकता है। पारंपरिक कृषि पारिस्थितिकी। अरुणाचल प्रदेश के जीरो घाटी में आपातानी समुदाय का वेट राइस कम फिश अर्थात धान में मछली पालन तंत्र भारतीय कृषि ज्ञान की उत्कृष्ट मिसाल है। आपातानी समुदाय घाटियों के तल में जल प्रबंधन, पोषक चक्र और विविध प्रजातियों, धान की किस्में, मछलियों के संयोजन में उच्च उत्पादक पारिस्थितिक अनुकूलन कृषि परिदृश्य रचता है, जो कीट फफूंद नियंत्रण, खाद्य पोषण और आय विधिकरण जैसे बहुलाभ देता है। आध्यात्मिक ज्ञान केंद्र और सांस्कृतिक परंपराएं। अरुणाचल का तवांग मोनपा समुदाय का सांस्कृतिक आध्यात्मिक केंद्र है, जो वज्रयान बौद्ध ज्ञान परंपरा का जीवित संस्थान है। 17वीं शताब्दी का तवांग मठ, जिसे कहते हैं अरुणाचली में मोनपा में गदेन नामग्याल लाते, भारत का सबसे बड़ा मठ कहे जाने के साथ साथ महायान परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र है। भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से मठ संस्थाएं धर्म विद्या के साथ शिल्प, चित्रकला, पांडुलिपि संरक्षण, चिकित्सीय लोक ज्ञान और पूर्व व्यवस्था जैसे समेकित ज्ञान विन्यासों का संवाहक तंत्र है। असम की बात करें तो असम में शंकरदेव की नव वैष्णव सत्र परंपरा, जिसका सांस्कृतिक केंद्र माजुली और ब्रह्मपुत्र के तटवर्ती क्षेत्र रहे हैं। अभिनय, नृत्य, कीर्तन, हस्तशिल्प और सामाजिक न्याय के उद्भावनाओं से जुड़ी ज्ञानधारा है। सिक्किम कंचनजंगा विश्व धरोहर के रूप में ज्ञान परंपरा का वैश्विक साक्ष्य। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान का यूनेस्को वक्तव्य इसे प्राकृतिक मानदंड के अंतर्गत सूचीबद्ध करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए यह एक आदर्श केस है, जहां संरक्षण, परंपरा और विकास नीति का समन्वय ज्ञान नैतिकता पर टिका है। असम के माजुली द्वीप पर नदी आकृति, जो हम नदियों की बात करते हैं, विज्ञान और सांस्कृतिक अनुकूलन। असम के माजुली द्वीप का वैष्णव सत्र परिदृश्य मुखौटा कला, नृत्य नाटक, परंपरा और नदी द्वीपीय जीवन शैली मिलकर एक विशिष्ट सांस्कृतिक जलाभ लैंडस्केप रचते हैं।
असम पर्यटन की आधिकारिक सामग्री माजुली को ब्रह्मपुत्र में स्थित विश्व के सबसे बड़े आबाद नदी द्वीपों में निरूपित करती है और सत्रों की जीवंत मुखौटा प्रणाली को सांस्कृतिक धुरी के रूप में रेखांकित करती है, जहां शिल्प ज्ञान, संगीत, नाट्य और भक्ति दर्शन का अद्वितीय दिखाई देता है। समूची क्षत्रिय संस्कृति, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय की परिपाटी और उसके गीत वादन का संहिता कर्म भारतीय कला ज्ञान में शैक्षणिक अनुशासन और लघु अनुशासन की सेतु का उदाहरण है। नागालैंड के सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र पूर्वोत्तर में सामुदायिक आरक्षित संरक्षण का सबसे सशक्त उदाहरण नागालैंड की कम्युनिटी कंजर्व्ड एरिया है, जो स्थानीय ग्राम सभा, सरपंचों और कबीलों की परिषद और सामूहिक स्वामित्व की प्राचीन प्रणाली पर टिका हुआ है। इस प्रकार से पूर्वोत्तर की जो पारंपरिक आहार संस्कृति है, जिसको वो किण्वित आहार संस्कृति कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत के ज्ञान में आहार संस्कृति केवल पोषण नहीं बल्कि सूक्ष्म जीव, इकोलॉजी, संरक्षण, भंडारण और समुदाय स्वास्थ्य की प्रणाली है। पूर्वोत्तर के किण्वित आहारों का विज्ञान इसका सटीक उदाहरण है। औषधीय वनस्पति ज्ञान पूर्वोत्तर भारत के हर जिले में जीवित ज्ञान कोश की भांति उपस्थित है। यहां कोई शुगर या बीपी का नहीं, दवाई नहीं लेता है, पत्ते, जड़ी बूटियां ली और खा ली। तो इस प्रकार से बांस केंद्रित आजीविकाएं पूर्वोत्तर का हरा इस्पात है, जिसे भारतीय ज्ञान परंपरा की तकनीकी संवेदना की धुरी कहा जाता है। मित्रों, इस प्रकार से निष्कर्ष रूप में यदि हम कहें तो पूर्वोत्तर केवल सांस्कृतिक धरोहर का भंडार नहीं है, बल्कि सतत विकास, पारिस्थितिक संतुलन और सामाजिक न्याय की दिशा में व्यवहारिक मार्गदर्शन प्राप्त करता है। व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करने वाला जीवन प्रयोग क्षेत्र है। पूर्वोत्तर की सामुदायिक संरक्षित प्रणालियां, पवित्र वन, जीवित जड़ सेतु, धान मछली कृषि तंत्र, झूम खेती की पारंपरिक विधियां और औषधीय वनस्पति ज्ञान इस बात का साक्ष्य है कि यहाँ के समुदायों में सदियों से प्रकृति और समाज के बीच संतुलन स्थापित करने की अद्वितीय क्षमता विकसित है। अर्थात पूर्वोत्तर में प्रकृति और समाज के मध्य संतुलन है। असम की क्षत्रिय परंपरा, सिक्किम का कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, माजुली द्वीप की नदी, सांस्कृतिक धरोहर, नागालैंड के सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र और पारंपरिक आहार संस्कृति, ये सभी इस तथ्य को पुष्ट करते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा केवल दार्शनिक विमर्श न होकर व्यवहारिक जीवन दर्शन। पूर्वोत्तर की मान्यता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा कोई दार्शनिक विमर्श नहीं है, बल्कि वह व्यवहारिक जीवन दर्शन है। यह ज्ञान न केवल पारिस्थितिकी और आस्था को एक सूत्र में पिरोता है, बल्कि आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन से जूझने की रणनीतियां, हरित प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन के मॉडल भी प्रस्तुत करता है। पूर्वोत्तर भारत की परंपराएं भारतीय ज्ञान परंपरा की आत्मा को मूर्त रूप में अभिव्यक्त करती है। अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को साकार रूप में देखना है तो उसका व्यवहारिक रूप पूर्वोत्तर भारत में मिलता है। मित्रों, आवश्यकता इस बात की है कि इस ज्ञान प्रणालियों को केवल संरक्षण योग्य धरोहर न मानकर नीति निर्माण, शिक्षा, शोध और विकास की मुख्य धारा में
स्थान दिया जाए। यदि भारतीय ज्ञान परंपरा को वैश्विक संदर्भ में प्रासंगिक बनाना है तो पूर्वोत्तर की जैव सांस्कृतिक परंपराओं का दस्तावेजीकरण, पुनर्पाठ और समकालीन प्रयोग आवश्यक है। इस प्रकार पूर्वोत्तर भारत भारतीय ज्ञान परंपरा के जीवंत केंद्र के रूप में वर्तमान और भविष्य दोनों को दिशा देने की क्षमता रखता है। वास्तव में यदि भारतीय ज्ञान परंपरा को व्यवहारिक रूप में, साकार रूप में देखना है तो वह पूर्वोत्तर में पूरी तरह चरितार्थ होता है। मैं आभार व्यक्त करता हूं आप सभी विद्वानों के प्रति, विश्व अधिष्ठान और देवम फाउंडेशन के प्रति जिन्होंने मुझे यहां बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत अच्छा डॉक्टर सुशील सर, आपने पूर्वोत्तर परंपराओं को भारतीय ज्ञान के व्यवहारिक जीवन दर्शन से जोड़कर बहुत विस्तार से विश्लेषित किया। निश्चित रूप से आपका वक्तव्य बहुत सारगर्भित और ग्रहणीय रहा। अब मैं